तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप से सारी चीजें बता दी थी, है ना। डाइवर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे, तो ये सब हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यस। इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के लिए, है ना। तो आप लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, प्लेन मिरर में जो है आप चाहें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्सटेंडेड बॉडीज की भी। तो हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट केस ले रहे हैं, डेट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि डायमेंशंस जो हैं ऑब्जेक्ट की, अगर वो बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है, तो उनको हम कैसा ऑब्जेक्ट बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखें, तो मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है ऐसे, लेट्स सपोज, और यहाँ पे कहीं पर तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, क्योंकि इसके डायमेंशन नेग्लिजिबल है इसलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और मान लीजिए कि ये कितनी दूरी पर है बच्चों? तो प्लेन मिरर से परपेंडिकुलरली डी दूरी पर है, डी दूरी पर। अब हम कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे? तो देखो, हमें इंटरसेक्शन ऑफ इमेज के लिए इंटरसेक्शन ऑफ क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेज। और आप खुद सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनाइट रेज निकालेगा, इन्फिनाइट रेज निकलेंगी इससे, इन्फिनाइट रेज निकलेंगी। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए कितनी जरूरत है हमें? केवल दो रे, दो या तीन रेज में हमारा काम हो जाता है। इसलिए हम रे डायग्राम में कभी भी दो या तीन रेज से ज्यादा बनाते नहीं है। असलियत में वहां पे इन्फिनाइट रेज होती हैं, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दो रेज में काम चल जाता है तो दो या तीन रेज बनाकर हम छोड़ देते हैं, डायग्राम को ज्यादा गंदा नहीं करते हैं। लेकिन आपको मन ही मन में याद होना चाहिए कि रियलिटी में वो जो डायग्राम है उसमें इन्फिनाइट रेज होती है बच्चों, इन्फिनाइट रेज, है ना। तो आई होप आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कम से कम दो या तीन रेस तो हमें बनानी चाहिए। तो एक रे तो हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मल के अलाउंग गिरा लेते हैं बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलर के अलाउंग। देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ही है, तो आपको मैंने बताया था कि जब रे नॉर्मल के अलाउंग गिरती है तो नॉर्मल के अलाउंग वापस भी आ जाती है, उसका रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के अलाउंग होता है। फिर उसके बाद एक रे और गिराओ आप कहीं पर। जब आप यहाँ पे रे गिराओगे तो ये मान लो आपका एंगल θ1 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ1 होगा बेटा। तो यहाँ से ये रे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप चाहो तो एक रे और बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो यहाँ पे कहीं पे आपने इंसिडेंट रे गिराई, ये एंगल θ2 है, तो एंगल θ2 से ही रिफ्लेक्ट होके ये रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये जो तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है तो अनंत, लेकिन हमने बनाई तीन ही है केवल, क्योंकि इंटरसेक्शन तो दो या तीन में हमें मिल जाता है। अब इनका इंटरसेक्शन ढूंढते हैं रिफ्लेक्टेड रेज का। तो देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। तो यहाँ कहीं मीट नहीं करेंगी वो ऑब्जेक्ट की तरफ, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो हमें ऐसा लगेगा, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये पीछे मीट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पीछे कोई रे नहीं गई है, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा महसूस होगा कि वो पीछे आ रही है, पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो जहां पे इसका इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये पॉइंट जो है बच्चों को हो गई इमेज, इमेज। अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कभी रेस पहुंची नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रे आ रही है, बट ऐसा यहाँ पे एक्चुअल में रे कभी पहुंची नहीं, इसलिए ये कैसी इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब आप सोचोगे कि सर रेस जब पहुंची ही नहीं तो हमें दिखाई कैसे देता है? एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब हमारी आंखों में रेस गिरती है ना, तो वो इस तरीके से समझती हैं कि ये कहीं से तो ओरिजिनेट हो रही है। जैसे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज आ रही होती हैं, और ये सब हमारी आंखों में आ रही है, तो हमारी आंखें जो है इनका इंटरसेक्शन ढूंढ लेती है, तो हमें लगता है कि हाँ कोई चीज है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब आप यहां से देख रहे हो तो ये सारी रेज जो हैं ये भी वैसे ही आ रही हैं जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता। अगर सोचो ये पूरा मिरर वगैरह नहीं होता और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता, ऑब्जेक्ट, तो इससे भी तो वैसी रेज आती, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो जब आप आंखों से देखते अपनी,
तो आपको ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वैसी ही रेज अब यहाँ पे है भले ही कोई नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहीं से रेज आ रही है, हमारी आंखों को ऐसी महसूस होता है, इसलिए वो इमेज फॉर्म करता है, इमेज फॉर्म करता है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इमेज फॉर्म कर रहा है। और क्योंकि वहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन रेस का नहीं है, इसलिए कौन सी इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज। तो पहली वर्चुअल। प्रॉपर्टी तो हम समझ गए कि इमेज फॉर्मेशन जब प्लेन मिरर में होता है तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि वर्चुअल इमेज बनती है बच्चों। नेचर ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल है, वर्चुअल वर्चुअल इमेज, है ना बच्चों। अब एक प्रॉपर्टी और यहां से आपको समझ में आएगी कि जो ये दूरी d है बच्चों, तो इमेज से मिरर की दूरी भी d ही होती है, दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल θ1 है, तो ज्योमेट्री लगाओ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल θ1 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना बेटा। तो ये भी θ1 है, ये भी एंगल θ1 है। अब आप देखो ये ए बी सी ट्राइंगल देखो और बी सी डी देखो, ए बी सी और बी सी डी, ये दोनों एंगल बराबर है θ1 θ1। एक एंगल दोनों का 90 है, तो तीसरा एंगल बराबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये यस। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ए बी सी जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सभी साइड सेम है, सभी साइड सेम लेंथ की है, सेम लेंथ की है। यानी कि जो आपका बच्चों ए सी होगा वो ए सी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूं ए सी डी है तो सी डी भी किसके बराबर होगा बेटा? डी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो आप बोल सकते हो कि इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम द मिरर। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी, ये थंब रूल है। तो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले इमेज फॉर्मेशन से दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज कि वर्चुअल इमेज बनेगी, दूसरी चीज कि इमेज मिरर से उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट बनता है ना बच्चों। अच्छा यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से रे डायग्राम से हमने बनाया और उसका इंटरसेक्शन देखा। इसको बनाने का एक और आसान तरीका है बच्चों। करना क्या चाहिए कि कभी भी मिरर से अगर आपसे पूछा हो कि ये ऑब्जेक्ट है और आपसे बोला हो कि भाई इसकी इमेज बनाओ, और हमें पता है कि इसकी डिस्टेंस है, तो हमें ये पता है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो वो उसी में वापस होगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का ही इंटरसेक्शन होता है तो इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा बाकी रेस का। और दूसरी हम प्रॉपर्टी तो सीख ही चुके हैं कि सेम डिस्टेंस पे, तो क्यों ना ऐसा करें कि सबसे पहले पहला स्टेप किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करो मिरर से, मिरर पर ऑब्जेक्ट से। अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर दूसरा स्टेप एक्सटेंड इट टू द बैक साइड। इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करो, बैक साइड पर एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो। अब नाउ यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। तो अगर ये डी दूरी पर है तो यहां से डी दूरी पे पीछे चले जाओ बच्चों, तो इमेज यही ही मिलेगा, आपको इमेज यही मिलेगा। अब भले ही आप रे डायग्राम भी बना लोगे तो आपको रेज यहीं से आती हुई लगेंगी ऐसे। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर है बच्चों, कैसे काम कर रहा है भाई, है ना। तो यस इस सर। तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हो, इतना रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा याद रखें, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप, ड्रॉ ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर। सेकंड स्टेप, एक्सटेंडेड टू द बैक साइड, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे का ही एक्सटेंशन है तो कहीं ना कहीं वहीं पे कट करेंगी बाकी रिफ्लेक्टेड रेज। बाकी यूज कर लो, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। तो आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्लियर हुआ है ना। बाकी कुछ बातें और हैं यस। बच्चों, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेप्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट
इन प्लेन मिरर। अब क्या क्या स्टेप्स हैं, तो बेटा स्टेप नंबर 1, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द मिरर। सेकंड आप लिख सकते हो एक्सटेंड, एक्सटेंड इट टू द बैक साइड ऑफ मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर। एंड थर्ड स्टेप आप लिख सकते हो टू टू लोकेट द पोजीशन, to locate the position of image, use the concept of, use the concept of same distance। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप बना भी लो बेटा कि मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बैक साइड पे एक्सटेंड किया। अब अगर ये डी दूरी पर है तो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस, डी दूरी पे ही चले जाओ, तो ये आप लोकेट कर लोगे इमेज की पोजीशन, है ना। रे डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है और आपका मिरर ये है बेटा, है ना, और मिरर के लोअर एंड से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो आपकी लेंथ एल है ना। फिर आपसे बोला कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये गड़बड़ कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि सर इमेज पीछे ही बना दो ना, पीछे ही बना दो, ये हो गई इमेज। बेटा अगर आप ये ऑब्जेक्ट की इमेज बना दोगे तो गलत हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ नहीं बनेगी। मैंने क्या बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है, उस लाइन पर मिलेगा आपको इमेज। ये थोड़ी ना परपेंडिकुलर है, मिरर से कहाँ परपेंडिकुलर, देखो। तो अगर मैं बोलूं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब आप इमेज की पोजीशन फाइंड करें और ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस से निकालें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये नहीं लिखा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो एल प्लस एल 2L नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है मिरर से। अब आप बोलोगे सर कि हम मिरर में कोई भी लाइन डालें, परपेंडिकुलर तो बन ही नहीं रहा। तो आप हमेशा एक काम किया करें कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होता है मिरर में, तो मिरर को एक्सटेंड कर लिया करो। देखो मैंने मिरर को एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड द मिरर। अगर मिरर पे परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है तो मिरर को एक्सटेंड करके देख लो, एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो। अब जब आप इसको एक्सटेंड कर लोगे तो देखो बेटा, अब आपको मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने को मिल जाएगा। देखो अब ड्रॉप कर लो परपेंडिकुलर, अब हो गया ना ड्रॉप। अब इसको एक्सटेंड टू द बैक साइड, वापिस उसी पे आओ। अब क्योंकि ये दूरी एल है तो ऑब्वियस सी बात है ये दूरी कितनी होगी बच्चा, 37 है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी एल कॉस 37। कॉस 37 मतलब 4L/5। तो इसका मतलब इतनी ही दूरी पीछे 4L/5 दूरी पर इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया था, एक्सटेंड किया था, इसी पर इमेज मिलेगा ये। अब आपसे बोला जाए कि भाई क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल्स टू 8L/5। 4 + 4L/5 तो 8L/5। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द परफेक्ट लोकेशन ऑफ इमेज। और अगर आपसे बोला जाए कि भाई रे डायग्राम बना दो, तो रे डायग्राम बना दो, उसमें भी कोई समस्या थोड़ी ना है। रे डायग्राम तो बना ही सकते हो बच्चों। एक रे ये गई तो ऑब्वियसली बात है टकराने के बाद वो कहाँ से पास होगी भाई, इमेज से पास होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एक रे और ऐसे गई तो टकराने के बाद पता है रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इमेज से पास करती है, तो इमेज से ये पास हो जाएगी, तो ये इसका रे डायग्राम बन गया। तो कैसा भी तुमको पूछा जाए, अगर मिरर पे डायरेक्टली ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मिरर को एक्सटेंड कर दिया करो, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करो, एक्सटेंडेड टू द बैक साइड ऑफ द मिरर एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। सिंपल इज दैट, है ना। और रे डायग्राम बनाना तो रे डायग्राम बना दो, कोई उससे समस्या की बात नहीं।
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, सवाल आप आसानी से कर सकते हो। देखो मैं आपको करके बता देता हूँ एक आध दो सवाल। जैसे आपसे बोले जाएगा कि ये वाई एक्सिस है, ये बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस है, इस तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं बहुत। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। फिर वो बोल सकता है कि भाई यहाँ पे ये इस तरीके से मिरर लगा हुआ है, ये ऐसे मिरर रखा हुआ है, ऐसे मिरर रखा हुआ है, इंक्लाइंड मिरर रखा हुआ है, देखो। और ये मिरर ये ऐसे, ये पॉलिश साइड है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ऑब्जेक्ट उन्होंने एक्स एक्सिस पे रखा है, और एक्स एक्सिस पे जिस कोऑर्डिनेट पे रखा है वो a,0 है, मतलब एक्स में a है, वाई में 0, एक्स एक्सिस में ना, तो वाई 0 होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आपसे बोला गया कि फाइंड द लोकेशन ऑफ, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। तो भैया इमेज की लोकेशन बताइए कितनी होगी। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अच्छा इसमें एक चीज और दी है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, क्वेश्चन में ही दिया गया था आपको। ये एंगल, ये एंगल आपको 45 दिया बेटा। अच्छा ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि y और x के बीच में तो 90 होता है। तो 45 है तो ये भी 45 है ना। बाकी अब लोकेट करना है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया मिरर में। परपेंडिकुलर को आप पीछे एक्सटेंड करो। अब क्योंकि आपको पता है कि इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं बेटा, तो अगर ट्राइंगल की ये वाली साइड ए है तो ऑब्वियस सी बात है जब इमेज बनेगा तो इमेज की ये वाली साइड भी कितनी बनेगी बेटा, ए ही बनेगी। तो क्यों, और इमेज वाई एक्सिस बनेगा क्योंकि ये दूरी जो है ये इस दूरी के बराबर होना चाहिए। तो ये तभी होगा क्योंकि ये 45 है, ये ए है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई बेटा, ये वाली दूरी हो गई ए साइन 45। सामने वाली साइड है ना बेटा, साथ वाली साइड cos 45 होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साइन 45 होती है, साइन थीटा होती है। तो ये हो जाएगा a साइन 45। अच्छा a साइन 45 मतलब a बाई रूट टू, तो इसका मतलब ये दूरी भी a बाई रूट टू होनी चाहिए। अच्छा ये दूरी a बाई रूट टू होगी तो इसका मतलब ये जो इमेज होना चाहिए y एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी a है, तो ये a बाई रूट टू होगा, तो ये y एक्सिस पे होगा। इसलिए जब 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो एक्स एक्सिस की ऑब्जेक्ट इमेज वाई एक्सिस पे बनती है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, सॉरी 0, वाई में है ना 0, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस इमेज। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हाँ लेकिन याद रखिएगा ये तभी होगा जब ये 45 एंगल पे होगा। अगर सोचो मैं इसको कोई दूसरे एंगल पे रखता ना तो फिर इमेज वाई एक्सिस पे नहीं बनेगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा कहाँ बनेगी। एक क्वेश्चन मैं वैसा भी करा देता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, पहले आप इसको नोट कर लो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है इस तरीके से अगर पूछा जाए, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 45 डिग्री का एंगल नहीं दिया जाए तो फिर कैसे करोगे सॉल्व, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बोला गया कि एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका बोला गया एक्स एक्सिस है, और इसमें मिरर जो है बेटा वो ऐसे रखा हुआ है, 45 डिग्री के एंगल पे नहीं है ना। लेट्स सपोज ऐसे, तो कितने डिग्री में है वो भी हम बता देते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका बच्चों मिरर की पॉलिश साइड हो गई। फिर ये जो है आपका बच्चों ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ कहीं रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,0, और ये एंगल बोला गया 30 डिग्री है। तो वही आपको इमेज की लोकेशन बतानी है या कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कहाँ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, अब आप जानते हो कि भाई ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा, और ये वाली डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है, ये तो हमें पता है। तो ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1। तो यानी कि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे बैक साइड ऑफ द मिरर, तो ये कितनी दूरी पे भैया इमेज बनेगा, इमेज बनेगा आई, तो ये भी कितनी दूरी पे बनेगा बेटा, 1 मीटर, है ना।
अगर ऑब्जेक्ट की Yes, डिस्टेंस मिरर से sure. 1 मीटर है तो इधर से ही 1 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ दूं ऐसे, तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं, मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल भी 30 होगा। अगर ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो तो इमेज जो है वो ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है, एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो अब कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे भाई। अब हमें पता चल गया कि इमेज की लोकेशन कहाँ है बच्चों। इमेज की लोकेशन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का, 30 प्लस 30 degree, 60 डिग्री। 60 degree. सर 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो अब मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और मुझे उसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, √3 इंटू 2/2। तो 2 कैंसिल, तो ये √3 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट बताना है तो ये हो जाएगा 2 sin 60, सॉरी cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है ना, 1/2, तो ये 1 बचेगा। और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 कैंसिल, तो ये √3। यानी जो मेरे इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, √3। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। तो देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक्स एक्सिस दे दिया आपको, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे बोला गया कि इस तरीके से मिरर रखा हुआ है ऐसे, और मिरर का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ओरिजिन से बोला गया 5 मीटर पे है। ये एंगल 37 डिग्री है ना बच्चों। तो आपसे बोला गया कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये फाइंड करो। ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे ही है। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से भी परपेंडिकुलर नहीं निकाल पाओगे, परपेंडिकुलर नहीं खींच पाओगे, इसलिए मिरर को पहले एक्सटेंड कर लो, जैसे मैंने आपको बोला। अब मिरर पे परपेंडिकुलर डालो तो देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही डालेगा, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये 5 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 cos 37। और 4 cos 37 मतलब cos 37 फॉर 4/5, 5 cos 37। और 5 cos 37 जो होता है, cos 37 की वैल्यू होती है बेटा कितना, 4/5। तो ये आ गया 4। तो ये 4 मीटर है, तो जो इमेज बनेगी वो भी कितने दूरी पे बनेगी बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे तो इमेज भी एक्स एक्सिस पे, 4 मीटर। 4 तो meter. इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो टोटल एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा, ओरिजिन से 4 + 4 8। तो ये हो जाएगा 8,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे 8,0 होगा। और देखो बेटा कैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपसे ड्राइंग बनवा लेंगे वो। कैसे ड्राइंग बनवाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा बोला जाएगा वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और इसमें बोल देंगे वो कि लेट सपोज ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और इसमें एक मिरर रखा हुआ है वो बोल देंगे। तो मिरर ऐसे रख दिया लेट सपोज 45 डिग्री के एंगल पे, ये है ना बच्चों। ये मान लीजिए कि मिरर रख दिया गया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब ये मिरर रख दिया गया तो मान लो मिरर को इस तरीके से पॉलिश कर दिया गया, और मिरर जो है वो बोला गया है 45 डिग्री पर है। और ऑब्जेक्ट यहां रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट रखा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे रख दिया। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर डायग्राम बनाना है तो आप इसमें 2 पॉइंट्स मान लो, बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इन 2 पॉइंट्स की इमेज के बीच में ही बनेगी। भाई हम कोई 2 पॉइंट मान लें, या ज्यादा जरूरत है तो 3 पॉइंट मान लें, 4 पॉइंट मान लें, जितने भी पॉइंट मान लें उनकी पॉइंट इमेज के हिसाब से इमेज बना लें। फिर जितने भी पॉइंट्स उनके बीच में होंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी क्या है, कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स है ना बेटा। तो अगर हमने कोई 2 पॉइंट मार्क कर लिए हैं, उनकी इमेज बना ली है, तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं ऑब्वियस सी बात है वो किन 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 इमेजेस के बीच में आएंगी,
वो ए और बी के इमेज के बीच में आएंगी, है ना। तो हम ए और बी की इमेज बना लेते हैं, इनको दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर अगर हमने कर लिया तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सटेंड द मिरर, क्योंकि मिरर पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं डाल पाएंगे। और क्योंकि ये 45 एंगल में, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस में दिखाई देगा। तो हम ए का अगर इमेज बनाए तो ड्रॉप द परपेंडिकुलर, तो ये आपका ए का इमेज बन गया बेटा ए डैश। बी का इमेज बनाएंगे तो बी से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, तो ये बी का इमेज बन गया बी डैश। बाकी जितने भी पॉइंट्स ए और बी के बीच में हैं उनकी इमेज के पॉइंट्स भी ए और बी के बीच में ही होंगे। और बी पे एरो लगा है तो इमेज में भी बी पे ही एरो लगा, बी डैश पर। तो देखो इसकी इमेज ऐसी बनेगी। तो ये ड्राइंग करने को कभी कभी दे देते हैं, तो बच्चा, वही बच्चा इसको ड्रॉ कर सकता है जिसको इमेज फॉर्मेशन का क्लियर कट कंसेप्ट जो है वो आता है। नहीं तो फिर भैया गड़बड़ है, नहीं तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए। हालांकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी मैं एक और डायग्राम आपको मतलब इमेज फॉर्मेशन करके बताता हूँ, है ना। ये तो मैंने क्वेश्चन के रूप में ले लिया, उससे कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी समझ में आएंगी, है ना बच्चों। तो अभी हमारी प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर के लिए खत्म नहीं हुई, अभी हमने दो ही प्रॉपर्टी सीखे हैं कि इमेज वर्चुअल होगी और दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी सेम डिस्टेंस पे होगी। कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं इसकी, वो हमें एक्सटेंडेड बॉडीज का इमेज फॉर्मेशन पे आएगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट करें। अच्छा देखो बेटा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन से पहले एक चीज, एक नोट जरूर लिखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे बोला जाए भाई कि जैसे अभी हमने देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा था बेटा, अभी तक जो भी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया वो एक्चुअली में रियल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वहां से इंसिडेंट रेज जो निकल रही थी वो कैसी निकल रही थी, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होती है किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे तो रियल ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं आपको पहले भी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ऑब्वियसली बात है वो टकराने के बाद ऐसे चली जाती हैं रेज। रेज जो है रिफ्लेक्टेड वो डाइवर्जिंग हो जाती है, इसलिए उनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। और जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें कैसी इमेज मिलती है बच्चों, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। यानी आप ध्यान दें तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिलती है। अब बच्चा ये रट लेता है कि मिरर जो है वो हमेशा, प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बना सकता है। नहीं बेटा, ये गलत है। ये तो केस वन है। अगर सोचो यही इंसिडेंट रेज जो होती हैं अगर वो कन्वर्जिंग होती ऐसी, देखो ऐसी, तो फिर ये कहीं पर कहाँ मीट करती हुई नजर आती, क्योंकि रेस तो ऐसी रिफ्लेक्ट कर जाती, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं पीछे मीट कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रेस कभी पहुंची ही नहीं, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बाद यहां से जब टकराएंगी रेस तो वो ऐसे चली जाएंगी। तो यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड रेस का, रियल इंटरसेक्शन। तो जो ये इमेज बनेगी ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। यानी प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देना बच्चों। वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ऐसा नहीं है, वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। तो कौन सा पेयर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट की कभी भी प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। इसका मतलब प्लेन मिरर बना सकता है रियल इमेज, लेकिन वो किसकी बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, है ना बच्चों। एक बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, है ना, इससे इससे रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ इमेज formed in plane mirror plane mirror प्लेन मिरर। तो ये होगा भाई, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट मतलब ऑप्शन दे दिए गए थे, ए ऑप्शन दे दिया था उन्होंने वर्चुअल, सेकंड ऑप्शन दे दिया था उन्होंने रियल, सी ऑप्शन दे दिया था डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, और डी ऑप्शन दे दिया था उन्होंने बोथ रियल एंड वर्चुअल। तो बच्चे क्या करके आए कि इसका आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो ये टिक करके आते थे, ये टिक ए, और फिर बाद में देखते थे गलत हो गया।
4 नंबर मिलने की बजाय 1 नंबर कट गया भाई, निगेटिव में चला गया, जबकि ये गलत है बेटा, गलत है भाई। वो वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, लेकिन रियल इमेज बनाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो प्लेन मिरर दोनों इमेज बना सकता है, रियल भी वर्चुअल भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बेटा वो बोथ होता है, बोथ रियल एंड वर्चुअल, है ना। तो इस बात का ध्यान देना, इसको कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको वर्चुअली याद रहता है क्योंकि किताबों में वर्चुअली लिखा रहेगा, वो कभी भी सर डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा इसका आंसर? ओके सर। डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट भी ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला ऑप्शन नहीं होता, बोथ रियल एंड वर्चुअल, तो फिर आपका करेक्ट आंसर होता है डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि ये आंसर है तो ये तो हमें पता है पक्का कि वो दोनों रियल और वर्चुअल बनाती है। हाँ, अगर ये मल्टीपल चॉइस होता, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप्स होता, तो फिर इसके दोनों ही ऑप्शन सही होते। लेकिन क्या है कि नीट में या जेई मेंस में जो है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला पूछता नहीं है, इसलिए उसमें एक ही ऑप्शन टिक करना होता है, तो जो ज्यादा क्लोज हो। वैसे हालांकि इसमें आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा तो शायद डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, यहाँ पे नन ऑफ दीज दे दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है बोथ रियल एंड वर्चुअल, तो आपको ये वाला टिक करके आना है। तो आई होप आपको बच्चों ये जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम कंटिन्यू करते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी। तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड बॉडी है, जो ये केस नंबर 2, केस नंबर 1 तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का सीखा है ना, केस नंबर 2। तो अब क्या करेंगे भाई, ये मिरर है और ये मान लो कुछ इस तरीके की एक एक्सटेंडेड बॉडी, ऐसे ऐसे। अब देखो बेटा, एक्सटेंडेड बॉडी जो है वो ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स। तो देखो ये बहुत सारे पॉइंट से बनी है, बहुत सारे पॉइंट से बनी है, पॉइंट से बनी। तो मैंने आपको बताया ना, कोई कुछ पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर लो और उसके हिसाब से आप उनके इमेज बना लो। तो जितने भी पॉइंट्स उन पॉइंट्स की इमेज पे होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स इमेज के बीच में होंगे। जैसे मैं बोलूं कि इसमें 4 पॉइंट्स आप मान लो आसानी के लिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब आप इन चारों पॉइंट्स के इमेज तो बना सकते हो, ए की ए डैश, बी की बी डैश, सी की सी डैश, डी की डी डैश। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट्स ए और बी के बीच में होंगे, डेफिनेटली उनकी जो इमेज के पॉइंट्स होंगे वो भी ए डैश और बी डैश के बीच में होंगे। और पॉइंट्स के इमेज बनाना तो हमें आता है, तो एक्सटेंडेड बॉडी से घबराने की जरूरत ही नहीं है। चलिए तो बनाते हैं भाई। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाना चाहिए भाई। सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट ए को देखें, तो ए पॉइंट को अगर देखेंगे तो ड्रॉप परपेंडिकुलर on the mirror, extend it to the back side and use the concept of same distance। तो बच्चों जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो ये आपका ए डैश बन गया। फिर हमें बी का बनाना है, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो मिरर पे, एक्सटेंड इट टू द बैक साइड। देखो बी की डिस्टेंस थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम दूरी तक जो है वो इमेज बनेगा, तो ये आपका बी डैश बन जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। फिर ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी पॉइंट, एक्सटेंड इट टू द बैक साइड। सी की और कम दूरी है तो थोड़ा सा और पास बनेगा मिरर के, तो दिस इज विल सी डैश। फिर डी के बारे में सोचें, तो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि डी सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे ज्यादा दूरी पे बनेगी इसकी इमेज, दैट इज डी डैश, है ना। तो ये जितनी दूरी पर है ये भी उतनी ही दूरी पर है। अब देखो जितने इमेज, जितने भी पॉइंट्स जो है ए और बी के बीच में है, उनकी इमेज भी ए और डी के बीच में बनेगा, मतलब ये इमेज बनेगी। जितने पॉइंट्स बी और सी के बीच में है उनकी सबकी इमेज बी डैश और सी डैश के बीच में बनेगी। और जितने पॉइंट्स आपके बी और डी के बीच में है उतने ही पॉइंट्स बी डैश और डी डैश के बीच में बनेगा। तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर यहां से आप रे भी निकालोगे तो ये वर्चुअल जाएगी क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है ना। तो हमें पहला पॉइंट तो पता ही है कि इमेज की जो प्रॉपर्टीज लिखना बड़ा जरूरी है बच्चों। अच्छा, अब जब हम आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स या कुछ भी, तो जो प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं उसमें 3 चीजें जरूर बताई जाती हैं। एक तो इमेज का नेचर, पहली चीज। दूसरी चीज इमेज की साइज, और तीसरी चीज जो है इमेज की डिस्टेंस, है ना बच्चों। ये 3 चीजें बनाएंगे, जैसे स्फेरिकल मिरर भी देखेंगे, लेंसेज भी देखेंगे, तो ये बताएंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी नेचर, तो वो हो जाएगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरी जो प्रॉपर्टी आप लिखोगे बच्चों, तो इसमें एक चीज और है, वर्चुअल इमेज
एंड इरेक्ट भी है बच्चों। जैसे इसका ए पॉइंट टॉप है, ये डी पॉइंट बॉटम है, तो यहाँ भी टॉप में ए डैश है और डी पे, लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड मतलब इसका जो राइट साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, राइट साइड है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर में। तीसरा जो है सेम साइज दोनों की सेम बनती है। और चौथी प्रॉपर्टी है सेम डिस्टेंस, जो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज एंड डायरेक्ट, लेटरली इन्वर्ट, साइड वाइज फ्लिप कर जाती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाता है, सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है।